हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज का संचालन कर रहे हैं। सीरीज का ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के सिलेबस में मेंशन जो 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट में से कुछ खास टॉपिक को लेकर आते हैं और उन टॉपिक्स पर यहाँ करते हैं, पर डिस्कशन करते हैं, ताकि यदि आप एग्जाम देने तो आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी टॉपिक को नहीं। इसलिए इसके अंतर्गत हम उन खास टॉपिक को जो आपकी तैयारी में मददगार हो सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात कि आज हमने किस खास टॉपिक का चयन किया है। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल के स्ट्रक्चर में, या वायुमंडल की जो हमारे पास संगठन पाया जाता है वह कैसे रासायनिक तरीके से भी देखने को मिलता है। यानी वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक संरचना को आज हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल यानी क्या? वायुमंडल यानी चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ आवृत एक आवरण जो बहुत सी लेयर से मिलकर बना है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब किनकी बहुत सी लेयर से मिलकर बना है? तो बहुत सी, या आप कह सकते हैं बहुपरतीय गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। बहुपरतीय गैसीय आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। तो पृथ्वी को जो बहुपरतीय लेयर आवृत किए हुए है, या जो मल्टी लेयर्ड जो गैसेस हैं, इन गैसों के फॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, वायुमंडल के फॉर्मेशन को जब हम देखते हैं, इसकी संरचना को जब हम देखते हैं, तो ये दो प्रकार से देखने को मिलती है। पहली तापीय और दूसरी रासायनिक। तापीय संरचना में हम तापमान के आधार पर ऊंचाई में जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे पृथ्वी में, या आप कहें कि पृथ्वी के चारों ओर जो मल्टी लेयर्ड गैसीय आवरण है या बहुपरतीय गैसीय आवरण है, उस बहुपरतीय गैसीय आवरण में जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के तापीय आपको स्तर प्राप्त होंगे। तापीय लेवल पर विभिन्न प्रकार की इन्हीं स्तरों की या इन्हीं स्तरों का जब हम अध्ययन करते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि हम इसका अध्ययन तापीय आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि हम रासायनिक आधार पर कैसे अध्ययन करेंगे। तो जब हम इन्हीं लेयर्स का अध्ययन, या आप कह सकते हैं कि सागर तल से जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो सागर तल से ऊपर की ओर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम वायुमंडल का अध्ययन रासायनिक आधार पर करते हैं, तो इस संरचना को हम कहते हैं वायुमंडल की रासायनिक संरचना। तो आज हम वायुमंडल की रासायनिक संरचना को पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल की रासायनिक संरचना में हम ताप को ना लेकर इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि जो मल्टी लेयर्ड गैसीय आवरण है, यह कितने प्रकार की गैसों के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि हमने सबसे पहले समझा वायुमंडल को। वायुमंडल क्या है? बहुपरतीय गैसीय आवरण है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर आवृत है। मल्टी लेयर्ड गैसेस आप कह सकते हैं, या गैसीय आप कह सकते हैं कवर। ठीक है, तो जो बहुपरतीय गैसीय आवरण है, इसने क्या कर रखा है? इसने पृथ्वी को चारों ओर से आवृत कर रखा है। यह पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करके रखे हुए है, और यही वायुमंडल है। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं, ये किससे होकर गुजरती हैं? ये वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तब कहीं जाकर ये पृथ्वी तक पहुंच पाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ ये जो इतनी सारे लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को हम वायुमंडल कहते हैं। किसकी लेयर है ये? गैसों की। इनमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कुछ गैसें स्थायी होती हैं और कुछ गैसें अस्थायी होती हैं। स्थायी गैसों में जैसे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जो प्रतिशत है, इन्हें ही इसके भीतर स्थायी गैसों के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर इनका जो अनुपात है वह लगभग एक जैसा पाया जाता है।
इन्हें स्थायी गैसें कहा जाता है। कुछ ऐसी भी गैसें हैं जो अस्थायी गैसें कहलाती हैं, जैसे जल वाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कुछ ऐसी गैसें हैं जो क्या है, अस्थायी गैसें हैं। तो इन गैसों को अस्थायी गैसों के रूप में देखा जाता है और इनका अपना अलग अलग प्रतिशत होता है और अलग अलग प्रतिशत, ध्यान रखें प्रतिशत तो एक जैसा है, लेकिन कई बार जैसे हम पढ़ रहे हैं CO2 के बारे में, तो CO2 का जो सांद्रण है वह लगातार बढ़ रहा है वायुमंडल में, और हमने देखा इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इस वजह से इन गैसों को क्या कहा जाता है, अस्थायी गैसें या परिवर्तनशील गैसें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक संरचना के बारे में। तो जो वायुमंडल का यह पूरा स्ट्रक्चर है, हमने देखा कितने से कितने किलोमीटर तक, सागर तल से 10,000 किलोमीटर तक। तो इसे हम पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर, ना कि तापीय आधार पर। ठीक है, रासायनिक आधार पर ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। अब ये हिस्से कौन से हैं, एक हिस्सा है रासायनिक आधार पर वायुमंडल की, यदि हम बात करें या कहें वायुमंडल की रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना। तो वायुमंडल की रासायनिक संरचना दो तरीके से डिवाइड है, इसे हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायुमंडल की रासायनिक संरचना के अंतर्गत जो हमारे पास मल्टी लेयर्ड आपको कवर देखने को मिला था अभी, वह दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सममंडल और दूसरा विषम मंडल, यानी इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसे दो बृहद मंडलों में बांटा गया है। पहला है सममंडल, थोड़ा सा आपको दिखाई देने, सममंडल, ठीक है, और जो दूसरा है वह है विषम मंडल, यानी आपको सममंडल के लिए आप ध्यान रखिएगा होमोस्फीयर, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में आपको हो सकता है होमोस्फीयर लिखकर आ जाए, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सममंडल की ही बात की जाएगी। ठीक है, हीटेरोस्फीयर या आप इसे कह सकते हैं विषम मंडल, विषम मंडल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कि ये सममंडल क्या है। देखिए, सममंडल का मतलब यहाँ पर इस चीज से लिया गया है कि यह जो स्ट्रक्चर है सममंडल को, यानी सममंडल यानी क्या, सममंडल का मतलब यह है कि इसमें वायुमंडल की कुछ खास परतें शामिल है, जहां पर जो भी गैसें पाई जाती हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन कौन सी गैसें हमने भी चर्चा किया संघटक गैसों के बारे में, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं, ध्यान रखिएगा। जो नाइट्रोजन गैस है, जो ऑक्सीजन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं। तो इनका जो अनुपात है, इनका जो प्रतिशत है वह क्या है, लगभग हर ऊंचाई पर क्या पाया जाएगा, समान पाया जाएगा। इस वजह से इसे सममंडल कहा जाता है। जो सममंडल है इसे कितने से कितने किलोमीटर तक रखा गया है, तो इसे सागर तल से 90 किलोमीटर तक रखा गया है। ध्यान रखिएगा, सममंडल को कितने से कितने किलोमीटर रखा गया है, सागर तल से 90 किलोमीटर तक रखा गया है। और जो सागर तल से 90 किलोमीटर तक इसे रखा गया है, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, विभिन्न गैसों के पाए जाने के अनुपात के आधार पर ही, कि इनका जो अनुपात है गैसों का जो हमारी वायुमंडल में पाया जाता है। क्योंकि सममंडल यानी क्या, रासायनिक आधार पर या रासायनिक संरचना की यदि हम बात करें, तो ये हमारी वायुमंडल का निचला हिस्सा है या वायुमंडल की निचली परत है, जबकि जो विषम मंडल है ये हमारी वायुमंडल की ऊपरी परत है, ऊपरी परत है। तो निचली परत को कहां से कहां तक लिया गया है, सागर तल से 90 किलोमीटर तक लिया गया है। और बहुत सारी यहाँ पर गैसें हैं, या तो आप कह सकते हैं कि यह परत विभिन्न प्रकार की गैसों के संगठन से मिलकर बनती है, और ऐसा पाया गया कि इतने किलोमीटर तक जो गैसों का प्रतिशत है, जो अनुपात है, वह लगभग समान पाया गया, इस वजह से इसे सममंडल कहा गया। ठीक है, तो सममंडल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, किसके आधार पर, तापीय आधार पर, कितने ताप और कितनी यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं, इस आधार पर 3 है इसके डिवाइडेशन। एक तो क्षोभ मंडल,
दूसरा है समतापमंडल और तीसरा है इसमें मध्यमंडल। ध्यान रखिएगा, मध्यमंडल। लेकिन ये किसके आधार पर है? यह है रासायनिक संरचना के भीतर। यदि आपको तापीय संरचना के भीतर आप पढ़ेंगे तो ये 4 प्रकार के हैं, शुभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर उन्हें हम अलग तरीके से, हमने उसके बारे में पढ़ा भी है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जब रासायनिक संरचना की बात की जाएगी तो क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल कितने किलोमीटर तक है? देखिए लगभग 90 किलोमीटर तक। और हमने जो तापीय स्ट्रक्चर में क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल पढ़ा था, ये तीनों लगभग 80 किलोमीटर तक पाए गए। क्यों? क्योंकि जो क्षोभमंडल की दूरी आप कह सकते हैं पृथ्वी तल से ऊंचाई है, वह लगभग 20 किलोमीटर तक मानी जाती है, शून्य से, ठीक है। समतापमंडल की जो आप कहें औसत दूरी है, वह कितनी मानी जाती है? लगभग 50 किलोमीटर तक मानी जाती है ऊंचाई के आधार पर। और ऊंचाई के संदर्भ में ही मध्यमंडल की जो डिस्टेंस है या दूरी है, वह लगभग ऊंचाई के आधार पर 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, या इसे 80 किलोमीटर तक माना जाता है। इन तीनों स्तरों का एक पॉज लेवल है। यानी यदि हम बात करें क्षोभमंडल की, तो क्षोभमंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यानी लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं क्या पाया जाता है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, जहां जाकर यह जो परिवर्तन है, क्यों? क्योंकि क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मौसमी परिवर्तन है वह कहाँ पर होते हैं? यही होते हैं। तो समस्त जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए जो सबसे अच्छा मंडल पाया जाता है वह क्षोभमंडल ही कहा जाता है, क्योंकि इन सभी के जीवन के लिए निर्धारित जो मंडल है वह क्षोभमंडल है। हम सभी यही निवास करते हैं, है ना। तो क्षोभमंडल क्या है? परिवर्तन मंडल भी है, इसलिए भी परिवर्तन मंडल कहा जाता है इसे, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर जो तापमान है, या आप कह सकते हैं केवल तापमान ही नहीं, ऊंचाई के आधार पर जो कण पाए जाते हैं, इन कणों में कमी होती है। ऊंचाई के आधार पर वायुदाब में भी कमी देखने को मिलती है। ऊंचाई के आधार पर क्षोभमंडल में तापमान में भी कमी देखने को मिलती है। यानी आप क्षोभमंडल में शून्य से ऊपर की ओर, किलोमीटर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अंत में जहां पर ये सारी चीजें समाप्त होती हैं, पॉज होती हैं, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। फिर दूसरा मंडल आता है समताप मंडल। 20 किलोमीटर की से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। इसे समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा पाया गया, या बहुत सारे मतों के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया कि समताप मंडल में विभिन्न लेवल पर जो भी हमारे पास 20 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर किसी भी तरीके से तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यानी ना तो तापमान में ह्रास देखने को मिलता है, ना ही तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा औसत रूप से बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन बाद में कुछ बातें और निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। ये वृद्धि किस वजह से होती है? ओजोन परत की वजह से देखने को मिली है, क्योंकि समताप मंडल के आसपास 15 से 35 किलोमीटर पर ऐसा पाया गया कि ओजोन परत पाई जाती है और इसका प्रभाव पाया गया। तो ओजोन यानी कुछ कणों की बात की जाती है, ऑक्सीजन की, है ना। यानी यहाँ आवेश होंगे, ओजोन परत की जब बात की जाए पर आवेश होंगे, और इन आवेश की वजह से क्या देखने को मिला कि समताप मंडल की ऊपरी परत पर तापमान बढ़ गया। वहीं क्षोभमंडल में हमने क्या देखा था? तापमान 1000 मीटर पर, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड तक कम हो रहा था। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 20 किलोमीटर तक आप पाएंगे कि तापमान में कमी देखने को मिलेगी। जबकि समताप मंडल तक पहुंचते पहुंचते ऊपर की ओर जब आप बढ़ेंगे तो लगभग 35 से 50 किलोमीटर के आसपास आप पाएंगे क्या होगा? यहाँ पर आपको तापमान बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्यों प्रतीत होगा? तो वही ओजोन परत और आवेश की वजह से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है कि जैसे ही समताप मंडल से आप यानी 50 किलोमीटर से आप 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और ऊपर पहुंचते हैं, वापस से तापमान क्या होगा? कम होने लगेगा। फिर से तापमान कम होने लगेगा, ध्यान रखिएगा। और जहां 80 किलोमीटर पर मध्यमंडल की समाप्ति होती है या मध्यमंडल की सीमा आती है, जिसे हम मेसोपॉज कहते हैं मेसोपॉज। यहाँ पर मेसोपॉज पर
तापमान लगभग -80 डिग्री देखने को मिलता है। -80 डिग्री तापमान यहाँ पर क्या हो गया, कम हो रहा है। तापमान क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। और जब आप तापमंडल से मध्यमंडल की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो तापमान ज्यादा और फिर मध्यमंडल में तापमान कम, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण गर्म हवा होती है और 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर तापीय प्रतिलोपन की घटना देखने को मिलती है। अब तापीय प्रतिलोपन की घटना क्या है, तापीय प्रतिलोपन की घटना है गर्म हवा, तापमान ज्यादा होगा, लो प्रेशर बनेगा, हवा ऊपर की ओर उठेगी गर्म होकर, और जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी हवा उस स्थान को भरने की कोशिश करती है, यानी गर्म हवा के ऊपर नीचे क्या होगी, ठंडी हवा होगी। इस प्रकार की स्थिति को तापीय प्रतिलोपन की घटना कहते हैं। ठीक है, तो तापीय प्रतिलोपन की घटना कहाँ घटित होगी, एक तो क्षोभ मंडल के पास घटित होगी। क्यों, क्योंकि तापमान यहाँ पर कम हो रहा है और आपने देखा कि समताप मंडल के पास जाकर तापमान बढ़ रहा है ना। तो आपको देखिए जो क्षोभ मंडल की निचली दो परतें होंगी, यहाँ पर तापीय प्रतिलोपन की घटना देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, तापीय प्रतिलोपन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्षोभ मंडल की निचली परत पर 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर वाली परत पर, और इसके बाद समताप मंडल से जब आप मध्यमंडल की ओर जाएंगे तो जो 80 किलोमीटर होगा, मेसोपॉज की स्थिति होगी, वहां पर भी आपको तापीय प्रतिलोपन। ठीक है, इस तरीके से हमने सममंडल में विभिन्न प्रकार की जो लेयर्स पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इसे समझने की कोशिश की। यानी हमने 90 किलोमीटर तक कौन सी घटना है, रासायनिक लेवल पे इसे समझा। अब हम बात करते हैं विषम मंडल की, यानी हमारे जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी परत की। विषम मंडल, ये इसे विषम मंडल क्यों कहा जाता है, विषम मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 90 किलोमीटर के बाद वाली ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार की गैसों का जो लेयर है यह अलग अलग तरीके से पाया गया है। इसमें विषमता देखने को मिली है, मल्टी लेयर्ड है यहाँ पर। तो विषम मंडल की यदि हम बात करें और विषम मंडल की यदि हम परतों की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की परतों के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर देखने को, भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या देखने को मिलेगा, गुणों में अंतर देखने को, और इन्हीं भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर के कारण इसे विषम मंडल कहा जाता है, हीटेरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, विषम मंडल की यदि हम बात करें तो ये कहां से कहां तक होगा, तो जैसे हमने इसे पढ़ा कि यह सागर तल से 90 किलोमीटर तक है, क्या है, यह सममंडल है। तो 90 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम विषम मंडल कहेंगे, उसे हम विषम मंडल कहेंगे। आइए देख लेते हैं को भी। देखिए, जब हम विषम मंडल की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब विषम मंडल में अलग प्रकार की रासायनिक संरचना देखने को मिलेगी। ये अलग प्रकार की रासायनिक संरचना कितने से कितने किलोमीटर तक, हमने देखा कितनी, 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। 90 किलोमीटर से, ध्यान रखिएगा, जो विषम मंडल है वह 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक अलग लेयर होगी इसकी। ठीक, फिर 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक इसकी अलग लेयर होगी, 1100 किलोमीटर तक अलग लेयर होगी, और 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसकी अलग लेयर, 3500 किलोमीटर तक अलग लेयर होगी, 3500 किलोमीटर पर 10,000 किलोमीटर तक या ऊपरी बाह्य परत तक। ठीक है, अब बात करें कि 90 से 100 किलोमीटर तक जो विषम मंडल है इसमें किस प्रकार की प्रधानता है और यहाँ किस प्रकार के भौतिक रासायनिक गुण पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो आणविक नाइट्रोजन की परत है वह पाई जाती है, यहाँ आणविक नाइट्रोजन की परत पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन की परत यानी N2 की परत, आणविक नाइट्रोजन की परत पाई जाती है 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक। अब इंपॉर्टेंट बात कि इसे आणविक नाइट्रोजन की परत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आणविक नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इस परत का विस्तार कहां से कहां तक है, 90 से 200 किलोमीटर तक।
फिर 200 से 1100 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 200 से 1100 किलोमीटर तक एटॉमिक ऑक्सीजन परत पाई जाती है। एटॉमिक ऑक्सीजन परत पाई जाती है। यहां पर किसके अणु होंगे, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के अणु होंगे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात कि 1100 से 3500 किलोमीटर तक किस चीज के अणु पाए जाएंगे, कैसी रासायनिक संरचना होगी, या यह डिस्टेंस किसे दर्शाएगा, तो ध्यान रखिएगा 1100 से 3500 किलोमीटर तक हीलियम परत पाई जाती है। यहाँ हीलियम के अणु होंगे, हीलियम परत पाई जाती है, यानी यहाँ हीलियम के अणु पाए जाते हैं। फिर 3500 से 10,000 किलोमीटर या ऊपरी डिस्टेंस तक या वायुमंडल तक क्या पाया जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यानी आप क्या कह सकते हैं कि जो गैसों को 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती हैं, इसे ही हम विषम मंडल कहते हैं। और आपकी सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाती है, एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए दिसंबर 2023 के एग्जाम में आपसे इन्हीं परतों के बारे में पूछा गया है। इसमें यह प्रश्न फ्रेम किया गया है कि जो हमारे पास रासायनिक आधार पर वायुमंडल है, रासायनिक आधार पर वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक आधार पर जो 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती हैं, इन परतों का डिस्टेंस कितना है, लगभग में आप मानकर चलिएगा सब सारी डिस्टेंस को, तो लगभग में इनका डिस्टेंस कितना है और किस लेवल की परत के बाद कौन सी परत आती है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी होगी। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 90 से 200 किलोमीटर तक आपको आणविक नाइट्रोजन परत मिलेगी। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के अणु, ऐसे क्रमशः आपको ध्यान रखना है। फिर ठीक है, यहाँ से 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन की परत मिलेगी। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना कि अब हीलियम की लेवल आएगा, तो 1100 से 3500 तक आपकी कौन सी परत होगी, हीलियम की परत होगी। सबसे बाहरी मंडल पर आपको हाइड्रोजन की, जो कि 500 किलोमीटर से ऊपर। हो सकता है आपको कई बार यहाँ पर मिल जाए 3000 लिखा हुआ, 3000 किलोमीटर, तो आप लगभग में मानकर चलिए। हो सकता है यहाँ लिखा हो 1000 किलोमीटर, यहाँ लिखा हो 250 किलोमीटर या 150, तो कुछ डिफरेंस आपको मानकर चलने होंगे, इन्हें आप लगभग में मानकर चलिएगा। ठीक है, तो जो रासायनिक आधार पर सममंडल और विषम मंडल डिवाइडेशन किए गए हैं, यानी रासायनिक आधार पर जो 2 बृहद परतें हैं वे कौन कौन सी हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल को तापीय आधार पर अलग अलग प्रकार की जो गैसों का अनुपात है वह क्या है, निश्चित अनुपात है। हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है वह निश्चित है, तो उन्हीं आधार पर उसे सममंडल कह दिया गया। सममंडल को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इनका ठीक अलग अलग उनमें क्या क्या स्थितियां पाई जाती हैं इसके बारे में हमने अभी देखा भी। ठीक है, फिर उसके बाद विषम मंडल की बात करें तो विषम मंडल को हमने देखा कि विषम मंडल में 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती है। ठीक है, अब विषम मंडल को हमने क्या देखा कि यह सागर तल से केवल 90 किलोमीटर से न लेकर कहाँ तक है, या 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके जो रासायनिक और भौतिक गुण है उनमें डिफरेंस पाया जाता है, इस आधार पर इसे विषम मंडल कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार की परतें हैं, उन 4 प्रकारों को की जो परतें हैं इन्हें हमने डिटेल। ठीक है, तो यही है विषम की परतें, किस आधार पर, रासायनिक आधार पर। चलिए मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।